एवरीवन, माय सेल्फ मीनाक्षी और स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे या फिर आज हम समझेंगे जो भी हमारी रिसर्च की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यूज के थ्रू हम क्या है आज समझेंगे। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारी जो क्लासेस है वो 2:30 और 4:30 पर डेली क्लासेस रहती है। फर्स्ट पेपर जो है और जो आप सभी को जैसे पता भी है कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की जो डेट्स है वो अनाउंस हो चुकी है। 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच आपका क्या है एग्ज़ाम रहने वाला है। गाइज, आप सबको जैसे ये भी पता है कि टीचर्स अड्डा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो बैचेस है वो स्टार्ट कर चुका है। पेड बैचेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो गाइज, अपने आप को अगर कोई भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पेड बैच में एनरोल होना चाहता है तो वो अपने आप को प्लीज़ अपने आप को क्या करे, टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर अपने आप को यूजीसी नेट की तैयारी अगर वो करना चाहता है तो यूजीसी नेट के लिए हमारे जो पेड बैचेस हैं उसमें अपने आप को एनरोल कीजिए। राइट, अगर आप बैच को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो और हमारे साथ पेड बैच को में जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये कोड यूज़ करना। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हुए बैच को परचेज करोगे तो आपको 77% का ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज़, ये तो थी हमारी पेड बैच के बारे में, जो कि हमारा जो पेड बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज़, अपने आप को एनरोल कीजिए उसमें। प्लस ऑनलाइन अगर आपको क्या है टेस्ट सीरीज़ चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो वहाँ पर भी क्या है ओनली जस्ट ₹150। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो, अगर आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हो और पेपर 1 के लिए आपको क्या मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रहेंगे सेम वही क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे टाइमर के साथ बिल्कुल उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको क्या है एग्ज़ाम आपको दिए जाएंगे, और वो भी 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि एक फर्स्ट पेपर में आपके क्या है 50 क्वेश्चंस आते हैं तो 15 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, वो भी टीचर्स अड्डा की तरफ से। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो Y337 तो आपको ओनली ₹150, सिर्फ 150 रुपये, ओनली ₹150। गाइज, डिड यू अंडरस्टैंड? ओनली ₹150। ये मजाक नहीं है, ये रियलिटी है कि टीचर्स अड्डा आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो भी स्टडी मटेरियल है और 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में प्रोवाइड करा है। गाइज, अगर आप एक बुक भी परचेज करने जाते हो मार्केट से वो भी आपको 400-500 से कम में नहीं मिलेगी। और ये तो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आपको क्या है स्टडी मटेरियल प्लस मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है ओनली ₹150। लेकिन ये 150 में कब पड़ेगी? अगर आप इस कोड को यूज़ करोगे, Y337 कोड को अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 77% की डिस्काउंट मिलेगी। राधे राधे जी। उमा भारती, वेलकम यू ऑल। कैसे हो उमा? कैसी चल रही है तैयारी? आपने ये यूजीसी नेट के बैच में अपने आप को एनरोल किया या नहीं? आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या किसी और सब्जेक्ट की कर रहे हो? बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं एक बार बताइए कि क्या आप सभी यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हेलो जी, हेलो, आई एम मोहित सिंगला, आई एम फाइन, वेरी वेल। आप बताइए आप सब कैसे हैं? उमा भारती, मोहित सिंगला और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं फटाफट बताइए कि क्या आप सभी यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हरी अप स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है प्लीज़ कमेंट, आप कौन से सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं? मोहित सिंगला तो यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। उमा भारती, आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं? आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी नहीं कर रहे? ओके, तो मोहित सिंगला, आप अगर यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट अगर खरीदना चाहते हैं, मॉक टेस्ट। गुड आफ्टरनून जी सुनील कुमार, चंद्रशेखर, गुड आफ्टरनून, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है? एक बार कमेंट सेशन में प्लीज़ कीप लाइक द वीडियो एंड कीप शेयर द वीडियो गाइज। तो गाइज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं रीड के लिए क्लासेस कब होती हैं? रीड के लिए आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हैरिस,
मॉक टेस्ट आज परचेज करोगे, ओके, ओनली ₹150। तो मोहित अगर आप मॉक टेस्ट को आज परचेज कर रहे हो तो आपको जो कोड लगाना है वो कोड है जी आपका Y337। अगर आप Y337 कोड को यूज़ करोगे तो आपको जो मॉक टेस्ट है ओनली ₹150, ओनली ₹150। 150 रुपये में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज के इस टाइम में इतनी इन्फ्लेशन है तब भी आपको 150 रुपये में, और ये टीचर्स अड्डा आप सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ 150 रुपये में क्या कर रहा है, यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और वो भी सेम उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने हैं। जो लेवल हमारे एग्ज़ाम का रहता है वही लेवल आपके मॉक टेस्ट का रहेगा, और वो भी 15 मॉक टेस्ट आपको 150 रुपीज़ में मिल रहे हैं। राजस्थान टीचर, ओके जी, ओके, बिल्कुल मोहित Y337 कोड यूज़ करना है राजस्थान टीचर के लिए। तो राजस्थान टीचर आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? रीट वो तो मैं समझ गई थी राजस्थान ही, लेकिन आपका जो मेन सब्जेक्ट है हैरिस वो क्या है? आप कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून रिदित शर्मा। जी हाँ, ये जो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है ये क्लास। सुनील कुमार, यूजीसी नेट पेपर 1, जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर 1 के लिए ये क्लास है हमारी। और जितने भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके में भी जिनका टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब जो उनके सब्जेक्ट्स में आता है उन सब के लिए ये क्लासेस हैं मेनली। लेकिन स्पेसिफिक अगर हम बात करें कि बिल्कुल स्पेसिफिक हमारा क्या है, यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए ये क्लास है। तो मोहित आप सिर्फ पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट परचेज करोगे या फिर सेकंड पेपर के लिए भी? आई होप कि आप दोनों के लिए परचेज करोगे। अगर आप पेपर 1 के लिए परचेज करोगे तो आपको ओनली ₹150 में 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। और पेपर 2 जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स, कॉमर्स के लिए आपका क्या रहेगा, आपको ओनली 350 से 400 रुपये में, ओनली ₹350 से 400 रुपये में एसएसटी, ओके, एसएसटी आपका मेन सब्जेक्ट है, ओके जी, ओके। तो पेपर 2 के लिए जो मॉक टेस्ट है की जो सीरीज है वो ओनली 350 से 400 रुपये में। गाइज इतने कम प्राइस पे कोई भी आपको, मतलब हम इतने कम प्राइस पर आपको ये सब मटेरियल क्या है प्रोवाइड करें, तो गाइज देर किस बात की है, फटाफट सिर्फ आपको क्या करना है, इस कोड को यूज़ करना है। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हुए बैचेस को परचेज़ करते हो और जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है उनको परचेज़ करते हो तो आपको ओनली सिर्फ 350 से 400 रुपये और 150 रुपये में आपको क्या है फर्स्ट पेपर के लिए मिल रहा है। तो देर किस बात की, फटाफट गाइस परचेज कीजिए, क्योंकि एक बेटर फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब आप एक यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके कॉलेजेस में पढ़ाने जाओगे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने जाओगे, फिर हर महीने जो आपको सैलरी मिलेगी 50,000 प्लस, तब आपको ये क्या है, सिर्फ एक वन टाइम लिटिल इन्वेस्टमेंट, ओनली वन टाइम लिटिल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इतने कम प्राइस में कोई भी आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं हम अपना आज का सेशन स्टार्ट। आज के इस सेशन में हम रिसर्च मैथडोलॉजी, जो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड है, उससे रिलेटेड जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को एमसीक्यूज के थ्रू समझेंगे गाइज, एमसीक्यूज के थ्रू। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसर्च इज कि अनुसंधान किसे कहते हैं? जी अभी एसएसटी के लिए तो कोई नहीं है क्लास और टेस्ट सीरीज, जैसे ही अगर होगा तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। DSSB TGT नेचुरल साइंस, जी बिल्कुल परचेज कीजिए। DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए है, टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल उसको आप क्या है Y337 कोड लगाकर आप परचेज कर सकते हो। DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल है जी, अवेलेबल है। आप ओनली आपको क्या करना है, आपको www.adda247.com जस्ट इस साइट को विजिट करना है। DSSB TGT नेचुरल साइंस और जो भी करना चाहते हैं
DSSB के लिए आपको सब क्या करना है, जो भी बैच को या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को परचेज करना है, आपको सिर्फ क्या है, अड्डा 247 की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना, उस पर विजिट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। और जब आप बैच को या जिस भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को परचेज करोगे तो गाइज आपको ये कोड यूज़ करना है Y337। अगर आप इस कोड को यूज़ करोगे गाइज तो 77% तो आपको डिस्काउंट मिलेगी ही, प्लस अगर आप अड्डा 247 की जो ऐप है, मोबाइल ऐप, अगर आप अड्डा 247 की मोबाइल ऐप के थ्रू बैच को परचेज करते हो, अड्डा 247 की मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, राइट, और फिर वहाँ से जो भी बैच है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को परचेज करोगे तो 77% डिस्काउंट तो है ही, प्लस अगर ऐप से परचेज करोगे तो 1% का और आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि टोटल 78% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, टोटल 78%। अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी क्लास, कोई भी मटेरियल अगर 1000 रुपये का है तो उससे 780 रुपये तो आपको क्या है, डिस्काउंट ही मिल जाएगा, और बाकी का जो हमारा बैलेंस है वो सिर्फ आपको पे करना पड़ेगा गाइज। तो देर किस बात की है, बिल्कुल आप या तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके कोई भी जो स्टडी मटेरियल है या बैच है उसमें एनरोल कर सकते हो, और अगर आप ऐप के थ्रू करते हो तो आपको जो डिस्काउंट इस कोड को लगाने से मिलेगा वो तो है ही, प्लस 1% का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो गाइस जितने भी इंटरेस्टेड हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ या फिर बैच को परचेज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एसएससी की क्लास टीचर्स अड्डा पे नहीं होती है, एसएससी की जो क्लास है वो एसएससी अड्डा 247 चैनल पर होती है। तो उमा भारती, आप एसएससी का जो चैनल है वहाँ पर जाके एसएससी की क्लासेस देखिए, वहाँ पर आपको एसएससी से रिलेटेड सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि अड्डा 247 में हर एक वर्टिकल के लिए हर एक अलग अलग क्लासेज। अगर आप टीचर्स के लिए टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करिए तो आप टीचर्स अड्डा पर को ज्वाइन कीजिए। अगर आप एसएससी के लिए कर रही हैं प्रिपेयर तो आप एसएससी अड्डा 247 ज्वाइन कीजिए। अगर आप क्या हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करें तो अड्डा 247 बैंकर्स को, ऑफिसर्स के लिए है, तो मतलब हर एक के लिए अलग अलग चैनल है, तो आप उन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज के सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसर्च किसे कहते हैं? रिसर्च क्या है? अ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी conducted for purely academic purpose, conducted to answer questions about practical issues, a random unplanned process of discovery। जैसे कि मोहित सिंगला का जो आंसर है बिल्कुल सुनील कुमार जी, ऐप से परचेज करना, और ऐप पे परचेज करते हो आप इस कोड को यूज करना Y337 कोड प्लस ऐप, तो आपको टोटल जो डिस्काउंट है वो 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मोहित सिंगला का जो है आंसर आ चुका है कि रिसर्च क्या है, एक पर्पसफुल और सिस्टमैटिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही, क्योंकि जो रिसर्च है वो हम किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि जब हम रिसर्च में अपनी रिसर्च शुरू करते हैं, अपने आप को PhD में एनरोल करते हैं, तो हमारा सबसे पहला जो काम है किसी एक रिसर्च टॉपिक को डिफाइन करना, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम रिसर्च टॉपिक को डिफाइन कर ले कि हमें इस टॉपिक के ऊपर अपनी रिसर्च करनी है, तो उस टॉपिक के फिर हम क्या ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, तो हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है, कोई ना कोई पर्पस रहता है रिसर्च करने का। साथ ही साथ क्या है, ये सिस्टमैटिक, मतलब रिसर्च करने की एक प्रोसेस होती है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको क्या करना, अपना टॉपिक डिफाइन करना है, फिर उसके बाद आपको रिव्यू लिटरेचर करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने, रिसर्च डिज़ाइन, मैथोडोलॉजी आपका ये सब डिफाइन करना है, फिर आप डेटा कलेक्शन करोगे, फिर आप डेटा का एनालिसिस करोगे, फिर डेटा का इंटरप्रिटेशन, और फिर लास्ट में रिसर्च गैप और जो भी आपके रेफरेंसेस है वो सब आप। तो ये क्या है, रिसर्च क्या है जी, आपकी रिसर्च जो है वो आपकी एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी और पर्पसफुल है। कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पस, जी नहीं, रिसर्च का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपको एकेडमिक पर्पस के लिए ही रिसर्च करनी है, मतलब सिर्फ आप डिग्री लेने के लिए रिसर्च नहीं करते हो। कंडक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट प्रैक्टिकल इश्यूज, कि जो रिसर्च है वो सिर्फ
प्रैक्टिकल इशू से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए भी नहीं की जाती है। और अनप्लैन्ड प्रोसेस तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इसमें क्या हमें पूरी प्लानिंग के साथ करनी होती है। तो रिसर्च का आंसर है अ पर्पसफुल और सिस्टमैटिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही। मोहित सिंगला का जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज। जी हाँ, बिल्कुल सुपर टेट के लिए भी क्लास चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल गुड रिसर्च एम्स एट, कि जितनी भी सारी अच्छी रिसर्च हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी के लिए बेटरमेंट किया जाए। डेवलपिंग जनरलाइजेशंस एंड थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, कि कोई ना कोई थ्योरी उनको जनरलाइज किया जाए, कोई प्रिंसिपल्स बनाए जाए। सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम्स और नन ऑफ द अबव। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। क्या आंसर होगा कि एक जो हमारी अच्छी रिसर्च है उस रिसर्च का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सभी अच्छे शोध का उद्देश्य क्या होता है? बताइए स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। मोहित सिंगला कह रहे हैं बी, डेवलपिंग जनरलाइजेशंस थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, बिल्कुल सही। मोहित सिंगला का जो आंसर है बिल्कुल सही आया है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रैंड थ्योरी, भव्य सिद्धांत किसे कहते हैं? एक्सप्लेन इंटर रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट, की जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके आपस में इंटर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट, अत्यधिक सारगर्भित है। थर्ड है आपका ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना इन अ डिसिप्लिन, कि एक अनुशासन में घटना की व्यापक व्याख्या करते। एक थ्योरी क्या है? थ्योरी क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना इन अ डिसिप्लिन, कि कोई भी डिसिप्लिन, जैसे कि कॉमर्स है, आर्ट है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, कोई भी आप डिसिप्लिन पकड़ लो, ठीक है, और उस डिसिप्लिन में कोई भी फिनोमिना है, कोई भी आइडिया है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसको फुल्ली एक्सप्लेन करना, राइट, वो क्या कहलाती है? हमारी थ्योरी। क्या कहलाती है वो? हमारी थ्योरी। तो राइट आंसर है जी आपका। नेक्स्ट है, द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इज, यह विचार कि ज्ञान अनुभव से आता है उसे क्या कहते हैं? रैशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक और एम्पिरिसिज्म। तर्कवाद, निगमनात्मक तर्क, तर्क और अनुभववाद। बताइए स्टूडेंट्स। रिया कुमारी, रिया, वेलकम यू ऑल गाइज, वेलकम यू ऑल। बताइए स्टूडेंट्स, फटाफट, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए कि यह विचार कि ज्ञान अनुभव से आता है, इसे हम क्या कहेंगे? ज्ञान अनुभव से आता है, इसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं एम्पिरिसिज्म। क्या कहते हैं उसे? एम्पिरिसिज्म। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है, अनुभववाद। बहुत बढ़िया, राइट आंसर है जी एम्पिरिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थ्योरी इज डिफाइंड एज, रिया कुमारी का भी बिल्कुल सही आंसर है, सतीश विनय का भी बिल्कुल सही आंसर आया है। बहुत बढ़िया, वेल डन गाइज, वेल डन, बहुत बढ़िया। रिया कुमारी, उमा भारती, सतीश विनय, मोहित सिंगला, सभी स्टूडेंट्स वेल डन, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अ थ्योरी इज डिफाइंड एज, एक सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। सेट ऑफ सिस्टमैटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स, लॉ लाइक जनरलाइजेशंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। व्यवस्थित रूप से संबंधित बयानों का सेट, सामान्यीकरण जैसे कानून, ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। एक थ्योरी, एक सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है जी सी। बाकी स्टूडेंट्स जितने कनेक्टेड, अब फटाफट आंसर कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सही रहेगा। मोहित सिंगला आप कह रहे हैं सी, कि सेट ऑफ सिस्टमैटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स एंड लॉ लाइक जनरलाइजेशंस इज कॉल्ड द थ्योरी। बिल्कुल सही, राइट आंसर है जी आपका। एक थ्योरी क्या है? जिसमें हम सिस्टमैटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स लेके चलते हैं, यानी कि जिसमें हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स को लेकर चलेंगे, राइट। उमा भारती, सतीश, रिया कुमार, सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, रिया कुमारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ थ्योरी, कि इनमें से एक सिद्धांत का कार्य है।
सिद्धांत का कार्य, फंक्शन ऑफ ए थ्योरी की कोई थ्योरी, अभी तक हमने पढ़ा कि थ्योरीज किसे कहते हैं, राइट। अब इसमें पूछेगा कि एक जो थ्योरी है उसका फंक्शन क्या है। इंटीग्रेटिंग एंड समराइजिंग करंट नॉलेज, कि वर्तमान ज्ञान को एकीकृत और सारांशित करना। मेकिंग प्रिडिक्शंस, एक्सप्लेनिंग फिनोमिना, या फिर ऑल ऑफ द अबव, भविष्यवाणियां करना, घटना की व्याख्या करना, उपरोक्त सभी। कि जो हमारी थ्योरी है उस थ्योरी का क्या कार्य होता है, जो हमारी थ्योरी है उस थ्योरी का कार्य क्या होता है। कोई भी थ्योरी है, कोई भी प्रिंसिपल है, उसका मेनली फंक्शन क्या होता है। तो गाइस उसका मेनली हमारा फंक्शन होता है एक तो जो भी नॉलेज हमारे पास हो सबको इंटीग्रेट करना और उसको समराइज करना, राइट। सेकंड है मेकिंग प्रिडिक्शंस, बिल्कुल अनुमान भी लगाए जाते हैं किसी थ्योरी में, जो भी हमारी थ्योरी है उसमें हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस भी लगाते हैं और किसी ना किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन भी करते हैं। सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, दैट इज डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो फंक्शंस है किसके हैं, ये थ्योरी के फंक्शन है। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म explain the idea that knowledge come from experience, knowledge come from experience। गाइस देखो क्वेश्चन वही है, यही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी रिपीट हुआ था, लेकिन वहां पर इसको जो पूछने का तरीका था वो अलग था और यहाँ पर इसको अलग तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का जो तरीका है वो अलग है। तो अगर आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगी तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को बिल्कुल सही दोगे। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस विचार की व्याख्या करता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। ज्ञान किससे आता है, अनुभव से। तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, तर्कवाद, अनुभववाद, तर्क और कटौती। बताइए स्टूडेंट्स। एम्पिरिसिज्म, बिल्कुल रिया कुमारी, मोहित सिंगला दोनों का बिल्कुल सही आंसर आया गाइस, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर है, वेल डन गाइस, वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एवरी फील्ड रिसर्च परस्यू प्रमोट सिस्टमैटिक एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज बट डिस्कवरीज आर रेयर। क्या कहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान कार्य ज्ञान की व्यवस्थित और क्रमिक उन्नति को बढ़ावा देते हैं। कि जो रिसर्च है वो क्या करती है, बिल्कुल नॉलेज को, मतलब जो हमारी नॉलेज है उसको एडवांस करती है और एक बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से चलती है। लेकिन फिर भी जो डिस्कवरीज है वो बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत ही रेयर होती है। कि जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक और ग्रेजुअल एडवांस करती है हमारी नॉलेज को, लेकिन फिर भी जो डिस्कवरी है वो क्या है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से। रिजल्ट इज अ कॉन्टिन्यूस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, की जो परिणाम है वो एक सतत महत्वपूर्ण जांच है। कि जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही, एक तो कॉन्टिन्यू यानी कि हमें टाइम ज़्यादा चाहिए, कॉन्टिन्यू में चलेगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सेकेंड है जी, इट इज़ नॉट कॉमन टू बी एबल टू थिंक बियॉन्ड अ ग्रूव्ड चैनल। कि एक घुमावदार चैनल से परे सोचने में सक्षम होना आम बात नहीं है। यानी कि हर किसी पर्सन के पास रिसर्च करने की क्या है, वो थिंकिंग नहीं होती है, राइट। जब जैसे स्टूडेंट्स के क्या है आंसर भी आने शुरू हो गए हैं, मोहित सिंगला, उमा भारती, रिया कुमारी, सतीश, सभी स्टूडेंट्स के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं और सभी का जो आंसर है वो है डी। सी में कहा गया, सस्टेन्ड एक्सपेरिमेंटल वर्क नीडेड फॉर डिस्कवरी इज नॉट इजिली फोर्थकमिंग। लास्ट है जी, मोस्ट पीपल लैक द डेप्थ ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर इट। बिल्कुल सही, क्योंकि जो रिसर्च है, रिसर्च करते हुए हमारी जो हमें डीप अंडरस्टैंडिंग, जो डीप नॉलेज हमें चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, अपने टॉपिक्स की, अपने ऑब्जेक्टिव्स की, रिसर्च करते हुए हमें सारे टूल्स क्लियर होने चाहिए। किस तरह से टूल्स को अप्लाई करना है, डेटा का एनालिसिस किस तरीके से करना है, डेटा का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से सेट करना है, लिटरेचर रिव्यू किस तरीके से करना है। तो इन सब के लिए क्या है, आपको अपनी एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक डेप्थ ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, कि बहुत गहराई से आपको क्या है नॉलेज होनी चाहिए। तो और मोस्टली हर पर्सन के पास वो चीज़ नहीं होती है, इसी वजह से जो डिस्कवरीज है वो बहुत कम होती है रिसर्च में, राइट। तो राइट आंसर है जी आपका डी। सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आया है, वेल डन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाफिजिक्स मीन। मेटाफिजिक्स का मीनिंग क्या है। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स,
एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, फिजिक्स ऑफ मेटल्स, फिजिक्स ऑफ वेदर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि तत्व मीमांसा का अर्थ है भौतिकी की एक शाखा, अंतिम वास्तविकता की प्रकृति की खोज, धातुओं के भौतिक और मौसम के भौतिकी। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। मेटाफिजिक्स किसे कहते हैं? हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, फटाफट बताइए क्या आंसर है। मेटाफिजिक्स बहुत ही सिंपल है। मेटाफिजिक्स का मीनिंग है बी एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, कि जो आपकी रियलिटी है उस रियलिटी को एक्सप्लोर करना। किसी भी टॉपिक की जो रियलिटी है उसको क्या करना? एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर का मतलब होता है कि आपको उसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में पहले थोड़ी सी नॉलेज है और उस नॉलेज को फिर हम क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं, उसके अंदर और ज़्यादा घुसना, उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यूजीसी नेट के बारे में क्या है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो यूजीसी नेट के एग्जाम को फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, तो उन्हें ये नहीं पता कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कौन सी यूनिट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है, कौन सी यूनिट से हमारे हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देंगे तो उनको क्या है, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्लोर करना, उसके अंदर उसकी तह तक जाना। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, डाउट था, कोई बात नहीं, आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही क्लास लगा रहे हो। इम्पोर्टेंट क्या है? आंसर देना इम्पोर्टेंट है, सही है या गलत है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लास में आए हो, आंसर दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाओगे। तो मेटाफिजिक्स का मतलब होता है एक्सप्लोर करना। किसे एक्सप्लोर करना? अल्टीमेट रियलिटी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल इशू टू कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट, कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हुए इनमें से क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है। एक शोध परियोजना को डिज़ाइन करते समय विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक मुद्दा है एन इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, राइट, कि एक जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐड टू नॉलेज ऑफ रिसर्चर ओनली, कि सिर्फ और सिर्फ जो रिसर्चर है उसी की नॉलेज में ऐड हो। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, कि आपके पास टाइम भी होना चाहिए और अदर रिसोर्सेज भी होने चाहिए। नन ऑफ द अबव। बताइए स्टूडेंट्स फटाफट, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है सी। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए स्टूडेंट्स, फटाफट। उमा भारती, मोहित सिंगला, सतीश, रिया कुमारी, सभी का आंसर आ रहा है जी सी। और सी जो है बिल्कुल सही है, मेजॉरिटी बिल्कुल सही कह रही है, सभी का आंसर सी है, बिल्कुल सही। तो गाइज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इशू क्यों है? क्योंकि गाइज जब हम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करो तो अपना रिसर्च के टॉपिक को डिसाइड करो तो हमें ये भी देखना होता है कि हम उस रिसर्च को करने के लिए, क्योंकि गाइज रिसर्च करने के लिए आपको मैक्सिमम 4 to 5 ईयर्स का टाइम दिया जाता है। ये तो हमें यूजीसी की तरफ से 4 से 5 साल की, आपको इस 4 से 5 साल के अंदर क्या है, रिसर्च करनी ही करनी है। तो मतलब जब यूजीसी ने ही उस रिसर्च को करने के लिए जो मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम है वो 4 to 5 ईयर रखा, तो यानी कि इतना टाइम क्या आप पीएचडी करने में अपनी लाइफ के 4 से 5 साल रिसर्च करने के लिए दे सकते हो। तो जब हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करें, रिसर्च को देख रहे हैं कि हमने रिसर्च को करना है, तो उस टाइम हमारी कि आपके पास इतना टाइम है। सेकंड, अदर रिसोर्सेज, कि रिसर्च करते टाइम आपको टूल्स जो रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको जो मेथड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो डेटा, सबसे मेन जो आपका डेटा है, डेटा आपके पास रहेगा नहीं। तो आपको जब आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, रिसर्च टॉपिक को डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है, आप इतना टाइम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तभी रिसर्च प्रोजेक्ट को डिसाइड करते हुए हमें क्या है,
टाइम और जो अदर रिसोर्सेज है उनको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर आप टाइम दे सकते हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो डेफिनेटली आप क्या है अपने रिसर्च टॉपिक को डिसाइड कीजिए और रिसर्च कीजिए। तो राइट आंसर है जी आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्चर। एक रिसर्चर जो एक रिसर्च करने वाला है उसकी इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सी इनमें से करेक्टरिस्टिक नहीं है। बताइए स्टूडेंट्स कि वो मेहनती और लगातार है, मतलब एक तो मेहनती भी और साथ ही साथ लगातार कंटिन्यू अपने रिसर्च में लगा हुआ है। बिल्कुल, ये तो करेक्टरिस्टिक एक रिसर्चर की होनी चाहिए। एक सामान्यवादी के बजाय विशेषज्ञ, कि जो रिसर्चर है वो जनरलिस्ट की बजाय क्या होना चाहिए, स्पेशलिस्ट। क्या होना चाहिए, वो जर्नलिस्ट की बजाय स्पेशलिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो रिसर्च है, क्योंकि जो हमारी रिसर्च है वो रिसर्च किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ही की जाती है। जैसे कि आपको हिंदी में करनी है, आपको इंग्लिश में करनी है, फाइनेंस में करनी है, एचआर में करनी है, मार्केटिंग में करनी है, किस सब्जेक्ट पर करनी है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्या बन जाते हो, आपकी मास्टरी है कि आपने उसके ऊपर फिलोसफी पूरी एक बुक लिखी है, तो वो क्या है, आप स्पेशलिस्ट हो उस चीज़ के। राइट। ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल हर किसी का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसने पूछा हमसे नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स, तो ये भी करेक्टरिस्टिक है, ये भी है और ये भी है। अपनी रुचि में और यहाँ तक कि अपनी मूल क्षमताओं में भी बहुमुखी नहीं है। क्या है कि नॉट वर्सेटाइल इन हिज इंटरेस्ट एंड इवन इन हिज नेटिव एबिलिटीज, की जो उसकी खुद की एबिलिटीज है उन एबिलिटीज में क्या है, हम वर्सेटाइल नहीं है। तो ये एक रिसर्चर की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ इज योर आंसर, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट की भी जी, हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट की भी जो क्लासेस हैं वो डेली होती है हमारी। आप टीचर्स अड्डा पे डेली अपना जो शेड्यूल है उसको देखें। जो पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो बाकी जो दूसरे टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैं टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन और आईसीटी के जो 4 सब्जेक्ट है ये मैं पढ़ा रही हूँ, और बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो अदर टीम है, पूरी एक टीम है पेपर 1 के लिए 6 से 7 टीचर्स है जो सभी पेपर 1 के लिए तैयारी करा रहे हैं। तो हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट की जो क्लासेस है वो बाकी टीचर्स ले रहे हैं, तो आप वहाँ पर उनकी क्लासेस को अटेंड करके हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट के टॉपिक्स को अपने क्लियर कर सकते हो। और सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आया, वेल डन गाइज, बहुत बढ़िया। मेजोरिटी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आज, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। डेली ऐसे ही की हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि डेली हम एमसीक्यूज के थ्रू ही अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। हमारा जो यूट्यूब सेशन है उसमें हम जो भी हमारा ये यूट्यूब पे सेशन चलता है इसमें तो हम एमसीक्यूज के थ्रू अपनी कॉन्सेप्ट्स करेंगे, और जो पेड बैच है उसमें आपकी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होकर आपको बिगिनर से स्टार्ट करके हम क्या है आपको एक्सपर्ट बनाएंगे, बिल्कुल बिगिनर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द अप्रोच which is based on the assumption that social phenomena can be explained by observing cause and effect। वह दृष्टिकोण जो इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटना को कारण और प्रभाव को देखकर समझाया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिविज्म, इंटरप्रिटेटिज्म, क्वालिटेटिव, नन ऑफ द अबव। प्रत्यक्षवाद, व्याख्यावाद, गुणात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अब जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए। वह दृष्टिकोण जो इस धारणा पर आधारित है कि जो हमारी सामाजिक घटना है, जो सोशल फिनोमिना है, उसको हम कॉज और इफेक्ट के थ्रू ऑब्जर्व करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। सामाजिक घटना को कारण और प्रभाव को देखकर समझाया जा सकता है, उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, उस अप्रोच को मोहित सिंगला और रिया कुमारी कह रहे हैं पॉजिटिविज्म। बिल्कुल सही। जब हम किसी सामाजिक घटना को उसके कारण और उसके प्रभाव देखकर समझाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिविज्म। क्या कहा जाएगा उसे, पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद। बिल्कुल सही, वेल डन रिया एंड मोहित सिंगला और जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द पोजीशन हेल्ड बाय अ पॉजिटिविस्ट एज फार एज एक्वायरिंग नॉलेज इज कंसर्न। जहां तक ज्ञान प्राप्त करने का संबंध है, एक प्रत्यक्षवादी की क्या स्थिति है। अ जनरल पॉजिटिव एटीट्यूड
टूवर्ड्स रिसर्च की जो रिसर्च है उसके रिगार्डिंग हमारा जनरल पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू फ्री और एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस, जो वैज्ञानिक अनुसंधान है मूल्य मुक्त और अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए। एग्जैक्ट नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम द सोसाइटी, कि समाज से सटीक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नन ऑफ द अबव। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है बी। जितने स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट कमेंट कीजिए, क्या आंसर रहेगा? रिया कुमारी बी, मोहित सिंगला बी। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। जब ज्ञान को नॉलेज की बात है तो हमारा राइट आंसर रहेगा साइंटिफिक रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू फ्री एंड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है जहां पर हम कॉज और इफेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि जहां पर हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करके देख सकते हैं, दैट इज योर साइंटिफिक रिसर्च। तो ये बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। मेजोरिटी का बिल्कुल सही आंसर आया है। सोनिया, रिया एंड मोहित सिंगला सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, अभी कुछ टाइम पहले हमारी जो क्लास है वो एक्सपेरिमेंटल जो हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च है उसके रिगार्डिंग हमारी क्लास रही थी, तो उसमें मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमारी कौन सी होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, मैन्युपुलेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए क्या आंसर रहेगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अभी कुछ दिन पहले ही टाइप्स ऑफ रिसर्च की हमारी क्लास रही थी जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको बताए थे, करवाए थे, और उसमें हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को भी डिस्कस किया था। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमारी क्या है? मोहित सिंगला कह रहे हैं सी, बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही। जो हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जो कि क्या हमारी किसके ऊपर बेस्ड होती है? कॉज एंड इफेक्ट, राइट। और जिसमें हम डेटा को क्या कर सकते हैं? मैन्युपुलेट भी कर सकते हैं, मैन्युपुलेशन भी है, और लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का लॉ रहता है। तो आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एन एम्पेरिसिस्ट बिलीव दैट, एक अनुभववादी का मानना है कि नेचुरल साइंस मेथड शुड नॉट बी अप्लाइड टू सोशल साइंस रिसर्च। बी है सोशल साइंस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन नेचुरल साइंसेज। सी है आपका नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू अवर सेंसरी परसेप्शंस, एंड डी है नन ऑफ द अबव। कि जो एक अनुभववादी पर्सन है उसका क्या मानना है? बताइए स्टूडेंट्स फटाफट, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए। एक जो अनुभववादी पर्सन है, एम्पेरिसिस्ट है। एम्पेरिसिस्ट का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल सारी चीजों को क्या है? प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करता है, यानी कि या तो वो ऑब्जर्व कर रहा है फिर उस चीजों को प्रैक्टिकली कर रहा है, एम्पेरिसिस्ट। तो उसका क्या मानना है? मोहित सिंगला कह रहे हैं सी, बाकी स्टूडेंट्स फटाफट बताइए क्या आंसर रहेगा। रिया कुमारी, मोहित सिंगला, सभी जो मेजॉरिटी है वो सी आंसर कह रही है, और बिल्कुल सही है कि जो नॉलेज है कोई भी किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी जो नॉलेज है वो आपके सेंसरी परसेप्शंस के थ्रू गेन की जाती है। सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन का मतलब क्या है? आपके जो आँख है, नाक है, राइट, कान है, यानी कि जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंसरी परसेप्शन कि आप क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इन सभी के थ्रू क्या है आप अपनी नॉलेज को गेन करते हैं। कि अगर आप कोई चीज़ हो रही है, राइट, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप देख कर क्या करते हो? उसको सुनकर, उसको समझकर क्या करते हो? एक्वायर करते हो अपनी नॉलेज को। यानी कि सेंसरी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जो भी आपकी सेंसेस हैं, जो भी आपकी 5 सेंसेस हैं, उन सेंसेस का यूज करते हुए आप अपनी नॉलेज को बिल्ड कर रहे हो। ये किसका मानना है? एम्पेरिसिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिसर्च स्टडी जनरली डिपेंड्स अपॉन, कि एक शोध अध्ययन की व्यवहार्यता आमतौर पर निर्भर करती है कॉस्ट पर, टाइम रिक्वायर्ड,
स्किल सेट ऑफ द रिसर्चर, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप एक रिसर्च करना चाहते हो तो वो रिसर्च आपके लिए फिजिबल है, मतलब आप वो रिसर्च कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। बिल्कुल कॉस्ट भी आप कंसिडर करोगे कि कितनी कॉस्ट आपको वो रिसर्च करते हुए आएगी। तो गाइज अगर आप पीएचडी करके जेआरएफ नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके पीएचडी में एनरोल होते हो तो आपको 35,000 पर मंथ यूजीसी पे करती है। जैसे आप सभी को पता ही होगा, मैम DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या नेट क्लियर हो पाएगा? जी बिल्कुल हो पाएगा। आप कौन से सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हो आप ये बताओ। साक्षी गुप्ता, तैयारी DSSB की कर रहे हो लेकिन आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो। आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? आप हमारी डेली जो पेपर 1 है जो कि कॉमन पेपर होता है सभी स्टूडेंट्स का, आप वो क्लासेस लगाइए। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है, अगर आपका मेन सब्जेक्ट कॉमर्स है तो आप पेपर 1 की जो हमारी क्लास है वो डेली 2:30 पर होती है यूट्यूब पर। और जो पेपर 2 की जो क्लास है कॉमर्स के लिए, अगर आपका मेन सब्जेक्ट कॉमर्स है तो उसके लिए हमारी जो क्लास है 4:30 पे। अगर आप ये दोनों क्लासेस लगाती हैं और साइड बाय साइड अपनी तैयारी भी करती हैं, और अगर आप बैच को एनरोल करने में इंटरेस्टेड है तो आप इस कोड को यूज़ करके बैच में एनरोल कीजिए, तो डेफिनेटली आप नेट को क्वालिफाई कर लेंगे। पीआरटी तो है सब्जेक्ट, अच्छा पीआरटी है, प्राइमरी टीचर है, ओके। आपकी मास्टर्स किस में है? आपका जो मास्टर है, मास्टर आपने कौन सी सब्जेक्ट में की है? आपकी जो मास्टर डिग्री है वो आपने कौन से सब्जेक्ट में की है, ये बताइए पहले। क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, जो भी आपने मास्टर डिग्री में जो सिलेबस किया है, जो भी आपने क्या किया है, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका, जो आपने मास्टर डिग्री में जो भी सब्जेक्ट किया है, मास्टर डिग्री आपकी जिस सब्जेक्ट में है उसी में आपका यूजीसी का नेट एग्ज़ाम है। DSSB पीआरटी वो तो मैं समझ गई, लेकिन आपने जो मास्टर डिग्री अपनी की है, अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो वो कौन सा सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस, ओके। तो पॉलिटिकल साइंस से क्या आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो और पॉलिटिकल साइंस के लिए जो पेपर 1 है वो तो आपकी सेम यही सब्जेक्ट रहेगा, राइट। और पेपर 2 के लिए आपको, आपने जो भी मास्टर डिग्री में पढ़ा है आप वहाँ पर तैयारी कर सकते हो उसके लिए। तो पेपर 1 के लिए आप हमारे साथ यहाँ पर डेली 2:30 पर जुड़ सकते हो पेपर 1 के लिए। तो फिजिबिलिटी ऑफ अ रिसर्च स्टडी, कि आप किसी रिसर्च को कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसकी वो आपके लिए फिजिबल है। तो एक तो आप उसकी कॉस्ट देखोगे, राइट, कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। होम साइंस से किया है तो आपने अगर होम साइंस से किया है तो आप भी होम साइंस में ही अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हो। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, चाहे आपका पेपर 2 कुछ भी है। टाइम रिक्वायर्ड, कि आप वो रिसर्च करने के लिए टाइम दे सकते हो या नहीं दे सकते, बिल्कुल इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। और आपके अंदर स्किल्स कितने हैं, रिसर्चर वाले स्किल कितने हैं। तो राइट आंसर होगा जी ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। रिया कुमारी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर इज ऑलवेज, कि एक जो रिसर्चर है वो हमेशा क्या होता है? वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, राइट, एक्सप्लोरिंग द न्यू नॉलेज, फिलिंग ऑफ गैप बिटवीन द नॉलेज, एंड ऑल ऑफ द अबव। बताए स्टूडेंट्स। जी नहीं, होम साइंस पेपर 2 यूजीसी नेट के लिए पेपर 2 होम साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पेपर 1 जो है सभी का कॉमन रहता है वो पढ़ाया जा रहा है। यूजीसी नेट के लिए तो होम साइंस नहीं पढ़ाया जाता। तो रिसर्च हमेशा क्या होती है? जो बिल्कुल ओल्ड नॉलेज है उसको वेरीफाई करना, नई नॉलेज को एक्सप्लोर करना, और जो पुरानी और नई नॉलेज में जो गैप है उसको फिल करना। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव। मेजोरिटी का यही आंसर आ रहा है। उमा भारती, मोहित सिंगला, रिया कुमारी, सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सो डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द थ्योरी, कि इनमें से क्या आपका थ्योरी के रिगार्डिंग सही है। इट एक्सप्लेन फिनोमिना इन सिंपल मैनर, इट एक्सप्लेन द हाउ एंड वाई क्वेश्चंस, इट कैन बी अ वेल डेवलप्ड एक्सप्लेनेटरी सिस्टम एंड ऑल ऑफ द अबव। कि जो थ्योरी है वो बिल्कुल सिंपल मैनर में एक्सप्लेन करती है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फिनोमिना, जितने भी आइडियाज़ है, सभी को एक सिंपल मैनर में एक्सप्लेन करती है, बिल्कुल सही। हाउ, कोई भी चीज़ कैसे है और क्यों है, इन क्वेश्चंस के आंसर करती है, बिल्कुल। और वेल डेवलप एक्सप्लेनेटरी सिस्टम है, वेल डेवलप एक्सप्लेनेटरी सिस्टम है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय, कि एक जो रिसर्च है उसकी डेप्थ, उसकी गहनता, उसकी गहराई का अंदाजा किससे लगाया जा सकता है। गाइस प्लीज कीप शेयर द वीडियो एंड कीप लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, प्लीज कीप लाइक एंड कीप शेयर द वीडियो। तो किसी भी रिसर्च की जो डेप्थ है वो किससे लगाई जा सकती है, उसके टाइटल से, उसके ऑब्जेक्टिव से, उसके ऊपर आप खर्चा कितना कर रहे हो, आपने वो रिसर्च करने में टाइम कितना लगाया है, ड्यूरेशन। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप फटाफट, कि किसी भी रिसर्च की जो डेप्थ है उसकी गहराई का अंदाजा किससे लगाया जा सकता है। तो कोई भी रिसर्च की जो गहराई है कि रिसर्च कितनी अच्छी है, उसकी वो हम पता लगाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स के, कि एक रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स जितने डीप होंगे, जितने डीप होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, वही हमारी क्या है, रिसर्च की गहराई को बताएगी। उसके ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो आपकी रिसर्च की गहनता के बारे में बात करेगी। तो बी इज द राइट आंसर, स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, रिसर्च की एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेप्लिकेबिलिटी, जनरलाइबिलिटी, यूजेबिलिटी, नन ऑफ द अबव। अभी कुछ दिन पहले हमने रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया था कि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा ये क्वेश्चन है कि एक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है उसकी जनरलाइबिलिटी। क्या है, जनरलाइबिलिटी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, व्हाट डू यू कंसीडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, आप अंतर विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं। टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, to reduce the emphasis of single subject on research domain, to oversimplify the problem of research, and to create a new trend in research methodology. Interdisciplinary, पहले तो ये समझो कि इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि एक सब्जेक्ट, यानी कि अगर जो मैं अपने सब्जेक्ट में, जैसे कि मान लो मेरा सब्जेक्ट, मान लो क्या, रियलिटी में मेरा जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स ही है, राइट, और मैं फाइनेंस के अंदर अपनी क्या कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। तो फाइनेंस का जो मेरा टॉपिक है, फाइनेंस के अंदर जो मैं रिसर्च कर रही हूँ, वो रिसर्च क्या मेरी एचआर और जो मार्केटिंग या फिर जो कोई अदर सब्जेक्ट है जो उससे मिलते जुलते हैं, जो इकोनॉमिक्स है, राइट, या फिर जो एचआर है या जो मार्केटिंग है, उससे मिलते जुलते जो रिसर्च है उनसे मिलती जुलती है नहीं। यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक, किसी जो उससे मिलते जुलते जो टॉपिक्स हैं उनके साथ वो कितना मेल खाते हैं, उनमें सिमिलैरिटी क्या है। तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है ये। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मेन उद्देश्य क्या है। तो स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है जी ए, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, टू ब्रिंग आउट द होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, यानी कि कंप्लीट नॉलेज लेकर आना, बिल्कुल सही। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू, कि शोधकर्ता से सामान्यतः अपेक्षा की जाती है कि वह स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन अ फील्ड, स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन द फील्ड, जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, सिंथेसाइज डिफरेंट आइडियाज, नन ऑफ द अबव। तो जो भी रिसर्चर है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या करे, जनरेट करे नए नए प्रिंसिपल्स और नई नई थ्योरीज, कि जो एक रिसर्चर है वो क्या करे, नए नए प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को जनरेट करे। बी इज द राइट आंसर, बी इज द
राइट आंसर। आई एम न्यू हेयर, ओके जी ओके। शैलेंद्र वेलकम यू ऑल। नए हैं आप यूजीसी नेट के लिए तैयार कर रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, किस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? शैलेंद्र मलिक खातिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, रिजल्ट ऑफ अ सेटिंग आउट अ रीजन्ड आर्ग्यूमेंट इन स्टेप्स इज। एक तर्कपूर्ण तर्क को चरणों में निर्धारित करने के परिणाम के रूप में जाना जाता है। कंपैरिजन, डिबेट, इवैल्यूएशन, एनालिसिस। बताइए स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा? जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए। रिजल्ट ऑफ सेटिंग आउट अ रीजन्ड आर्ग्यूमेंट इन स्टेप्स, किसी भी आर्ग्यूमेंट को स्टेप्स में सेट करना, यानी कि उस रीजन को एक ही बार भी नहीं करना, बल्कि पहले थोड़ा सा टुकड़ा, थोड़ा सा काम किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, देन अगेन नेक्स्ट स्टेप, देन अगेन नेक्स्ट स्टेप। ऐसे स्टेप्स में किसी भी चीज़ को आप करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपैरिजन, डिबेट, इवैल्यूएशन और एनालिसिस। रिया कुमारी कह रही हैं कंपैरिजन, शैलेंद्र खातिक कह रहे हैं डिबेट, मोहित सिंगला कह रहे हैं एनालिसिस। सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल अलग अलग आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर है गाइस आपका इवैल्यूएशन। क्या है? इवैल्यूएशन। स्टेप्स में एनालिसिस जो है वो आपका स्टेप्स में भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। जो एनालिसिस है, देखो कंपैरिजन तो है ही नहीं, राइट? कंपैरिजन क्यों है? क्योंकि कंपैरिजन के लिए हमें क्या, दो सिमिलर चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता, तो हम यहाँ पर दो सिमिलर चीज़ों की तो बात कर ही नहीं रहे। डिबेट भी नहीं है ये, तो आपके पास ऑप्शन बचे इवैल्यूएशन और एनालिसिस, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इवैल्यूएशन और एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एक ही बार में, क्या एक ही बार में आप सारी चीज़ें कर लेते हो, दैट इज योर एनालिसिस। और इवैल्यूएशन का मतलब होता है स्टेप्स में, यानी कि पहले थोड़ी सी चीज़, फिर थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी, फिर थोड़ी, यानी कि स्टेप्स में जब आप करते हो तो दैट्स कॉल्ड योर इवैल्यूएशन, दैट्स कॉल्ड योर इवैल्यूएशन। तो राइट आंसर है जी इवैल्यूएशन, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके जी ओके, यही डाउट था, यही क्लियर हो गया। ओके गाइज ओके। तो गाइज ये थे हमारे रिसर्च कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो जहां पर आज हमने क्या है, रिसर्च जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज के और उनके थ्रू अपनी जो कॉन्सेप्ट्स है उनको क्लियर किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और गाइज हमारा जो पेड बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो अपने आप को प्लीज़ उसमें एनरोल कीजिए। वैल्यूएशन किसी भी चीज़ की वैल्यू लगाना। आप इवैल्यूएशन पूछ रहे हैं या वैल्यूएशन पूछ रहे हैं? इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करना। तो हमारे जो बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो गाइज अपने आप को, अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने आप को बैच में एनरोल कीजिए इस कोड को यूज़ करते हो। अगर आप इस कोड को यूज़ करोगे तो 77% ही आपको डिस्काउंट मिलेगी। तो गाइज इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। डेली 2:30 पर हमारी पेपर 1 के लिए क्लास होएगी और 4:30 पर हमारी पेपर 2 कॉमर्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, ठीक है गाइज? तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही जीवन है।